परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये न्यूमेरिकल में आता है। और रीजनिंग के ये छोटे छोटे टॉपिक्स है बहुत, जंबल वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस, लेटर इंसर्शन, कोडिंग डिकोडिंग हम कर चुके हैं, उसमें एक टाइप बचा था वो हम आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो ये बताता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ वर्क। हमें कोई काम करना है तो कितने तरीके से वो किया जा सकता है। हेलो। हाँ, हेलो ईशान। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये क्लास शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके सर। तो परम्यूटेशन में हमें पता चलता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ वर्क, या फिर अरेंजिंग, किसी चीज को अरेंज करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, वो बताता है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन बताता है सिलेक्शन। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये अरेंजिंग होता है नॉर्मली परम्यूटेशन, और कॉम्बिनेशन बताता है सिलेक्शन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइव डिजिट नंबर है एक, मान लो को, हमें नंबर्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी, तो दो पूछा, 5 डिजिट और 3 डिजिट। हाउ मैनी 5 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिए 5 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला पार्ट करते हैं, यानी 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, अरेंजिंग ऑफ थिंग्स है, यानी परम्यूटेशन है। तो देखो, पहला बॉक्स यानी पहला प्लेस ये है डिजिट का। जैसे मान लो मैंने एक नंबर बनाया सिंपल 1, 2, 3, 4, 5। इस जगह मैंने रखा 1, इस जगह 2, 3, 4, 5। एक नंबर तो ऐसा बन सकता है। एक मान लो इसका उल्टा बना दिया मैंने, 5, 4, 3, 2, 1, यानी यहाँ रख दिया 5, यहाँ रख दिया 4, मिडिल में 3 रहा, ये 2 या 1। तो ऐसे कर करके कितने नंबर बन सकते हैं, हमें ये बताना है हमें। तो देखो, अगर ध्यान दें हम इसमें, पहले प्लेस पे अगर हम देखें तो पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 5 नंबर्स आ सकते हैं। पहले प्लेस पे कोई आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पर सेकंड प्लेस नंबर आ सकते हैं, तीन में से कौन से। सर शायद 4 आ सकते हैं। देखो, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, विदाउट रिपीटिशन। मान लो मैंने पहले ये नंबर बनाया 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 अगर यहाँ पर आ गया तो अब 1 इस जगह पे नहीं आ सकता। तो यानी जो भी पहले प्लेस पे डिजिट यूज हुई होगी उसके बाद अब कितने बचेंगे, पॉसिबल ऑप्शन 4। थर्ड प्लेस पर कितने बचेंगे, 3। फोर्थ प्लेस पर कितने बचेंगे,
सिर्फ 2, 2 3 तो पहले यूज हो गए होंगे, और लास्ट पे क्या बचेगा? सिर्फ एक ही बचेगा। 1 तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 1, यानी कितने नंबर पॉसिबल हैं? 5 डिजिट नंबर ऐसे 120, 120 नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है। ये सिंपल क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। अब वर्ड को अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो भूल जाइए, सिर्फ लॉजिक पे देखिए कि कैसे किया। 5 प्लेस थे, 5 में से हम 1 से भी फिल कर सकते थे, 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, पहले प्लेस को। लेकिन जब मान लिया इसमें से मैंने 1 यूज कर लिया, तो सेकंड प्लेस के लिए अब सिर्फ 4, फिर 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1, तो ये हो जाएगा, यानी 120 नंबर ऑफ 5 डिजिट। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट 3 डिजिट, कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? यानी आपके बार सिर्फ 3 बॉक्सेस है जो हमें फिल करना है। डिजिट कितनी है हमारे पास? 5, 1 2 3 4 एंड 5। फिर वही लॉजिक लगाओ, इस प्लेस पे कितनी कितनी डिजिट आ सकती है? देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी। यानी कितने ऑप्शन है हमारे पास? 5। 5 क्लियर? सेकंड इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? 4 4, गुड। और लास्ट के लिए 3 3। 3 तो यहाँ सिर्फ 3 डिजिट थे, तो हम यहीं रुक जाएंगे अब। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 60। 60 ठीक, लेकिन ये याद क्या रखना था हमें? विदाउट रिपीटेशन। अगर विद रिपीटेशन होता तो क्या होता? 5 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल का आइडिया है, चलो देखते हैं। देखो, अगर इसी केस में मैं क्वेश्चन चेंज कर देता और मैं कह देता कि विद रिपीटेशन बताना है, तो विद रिपीटेशन में देखो क्या होता। मान लो फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर के लिए डिजिट कौन कौन सी है हमारे पास? 5 है, 1 2 3 4 5। 4 5 पहले प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी आ सकता था, तो 5। 5 4 3 2 1। अब रिपीटिशन है, विद रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड है। यस यानी अगर मैंने यहाँ पर मान लो 1 लिया, तो अब मैं फिर से 1 ले सकता हूँ। कितने हो जाएंगे इस प्लेस पे? कितने ऑप्शन पॉसिबल है? सर 5 फिर से 5 पॉसिबल है। यहाँ भी 5, भी 5, यहाँ यस भी, सर। यानी 5 रेज टू द पावर 5। देखो रिपीटिशन हो गया, तो अब नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा बढ़ गए। रिपीटिशन अलाउड नहीं था, तो सिर्फ 120 आ रहे थे नंबर्स। अब ये बहुत हो गए नंबर्स। तो क्वेश्चन में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, रिपीटिशन है या विदाउट रिपीटिशन। चलो और सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। देखो इसमें दो दो चीजों के ऑप्शन होते हैं। तो परम्यूटेशन होता है, इसमें दो रूल रखते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है एडिशन। ये थोड़ा आप समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, कहाँ एडिशन। जैसे ये दिया है कुछ, टॉपिक परमुटेशन।
Multiplication and combination. रीजनिंग फिनिश्ड। No. छोटा सा टॉपिक है, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. A hall has 12 gates. In how many ways can a man enter the hall through one gate and come out through a different gate? ठीक, तो अभी सिर्फ लॉजिक समझते हैं पहले. एक हॉल है कोई बड़ा सा, उसमें मान लो कितने 12 गेट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 इस साइड है, 6 मान लो इधर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक, 12 गेट्स हैं हॉल में. इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट. यानी मैन किसी एक गेट से आ रहा है, उस एक गेट से अंदर आएगा एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट. उस गेट से वापस बाहर नहीं आएगा, किसी और गेट से निकलेगा. तो कितने तरीके से ये चीज पॉसिबल है? इन हाउ मेनी वेज. मान लो वो गेट नंबर 1 से एंटर हुआ, हॉल के अंदर आ गया. ठीक, अब बाहर जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? Sir, 11. 11. यस सर. इस 1 को छोड़ के ये किसी भी गेट से बाहर निकल सकता है, तो 11 से ये आउट जा सकता है. तो आउट जाने के तो होगा 11, और इन होने के कितने ऑप्शन पॉसिबल हैं? 12. 1 तो मैंने फिक्स कर दिया था, 1 भूल जाओ. ये 1 से भी आ सकता था, 2 से भी, 3 ऐसे 12 से. तो इन आने के कितने ऑप्शन है उसके पास? 12. और 12. जाने के कितने हो गए? 11. अब देखो, दो चीज करते हैं हम, या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे. दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास. कौन सा लग रहा है कि मल्टीप्लाई करें या प्लस करें? Multiply. सबको लग रहा है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. यस सर. 132 होना चाहिए आंसर, या फिर 12 प्लस 11 23 वेज ये होना चाहिए. ये ऑप्शन सही है या ये वाला सही लग रहा है? अभी सिर्फ Sir, 12 plus 11. तो 32 वेज 23 वेज लग रहा है. ठीक. 23 वेज लग रहा है. अच्छा, अब देखो फिर से यहीं पे आते हैं वापस. मान लो मैं 1 से एंटर किया मैन ने, है ना, तो उसके पास कितने ऑप्शन बचे थे? जब 11. गेट नंबर 1 से आ रहा है तो 11 ऑप्शन है, 11 वेज से पॉसिबल है. जब गेट नंबर 2 से आएगा तो कितने वेज से पॉसिबल है? सर फिर से फिर से 11. होगा. गेट नंबर 3 सर फिर तो बहुत होंगे. हाँ सर. बहुत, कितने 12 तक ही तो. सर 132 होगा. मल्टीप्लिकेशन होगा. अभी क्या लगना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लिकेशन. ये हमारा नहीं होगा. 23 वेज है, 132 वेज है. इसमें मैन किसी एक गेट से एंटर कर सकता है और रेस्ट 11 से वो बाहर निकल सकता है. यस सर. ठीक, तो ये अब तुम्हें ये चीज थोड़ा क्वेश्चन में अगर आता है, तो ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि होगा दोनों में से एक ही है, तो मल्टीप्लाई या फिर Add. ठीक. तो ये क्लियर हो गया कि कैसे किया. अगर हम लॉजिक से समझे, हम यहाँ से आए, अंदर चले गए इस तरीके से. ये क्वेश्चन एक्चुअल में परम्यूटेशन का है, डायरेक्ट फार्मूले से हो सकता है, लेकिन मैं अभी फार्मूले पे नहीं आ रहा क्योंकि उसमें फैक्टोरियल और वो सब बात हो सकता है कई लोगों को आपको आइडिया ना हो. तो इसलिए अभी सिर्फ लॉजिक को पकड़ के चल रहे हैं हम कि नेक्स्ट करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a child has 4 pockets, 3 marbles. 4 पॉकेट्स हैं उसके पास, मान लो शर्ट में 4 पॉकेट्स हैं और 3 मार्बल हैं. अब वो पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन इट्स पॉकेट. कितने तरीके से इस पॉकेट में अपने रख सकता है मार्बल. ये क्वेश्चन किस टाइप का हो गया कि ये 4 पॉकेट हैं, So 24. and 3 marbles. Hmm, 24. चलो और कोई ऑप्शन बताओ. और किसी का आंसर आ रहा है कुछ? देखो पहली पॉकेट है, मान लो एक मार्बल वो इसमें रखेगा, तो कितने तरीके की 3 मार्बल में से कोई भी एक रख सकता है इसमें. Yes, sir. अब कितनी बची? देखो ये 4 प्लेस है. इस बार देखो मार्बल कम है एक्चुअल में, जितनी चीजें हमें फिल Yes, sir. करनी कम है. मान लो पहला मार्बल लिया, फर्स्ट मार्बल, तो फर्स्ट मार्बल रखने के लिए चाइल्ड के पास 4 ऑप्शन है. या तो वो इसमें रखे, या सेकंड में रखे, या थर्ड में रखे, या फोर्थ में रखे. तो कितने ऑप्शन मिले फर्स्ट मार्बल के लिए उसे? 4. 4. ठीक. अब सेकंड मार्बल उसे रखना है. ठीक है, इन 4 में से किसी एक में एक मार्बल रख दिया. अब सेकंड मार्बल रखने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 3. देखो इसमें एक चीज डिफाइन इन्होंने नहीं की है कि हर पॉकेट में एक ही मार्बल आएगा या नहीं. Yes, sir. यानी वो हो सकता है कि चारों के वो तीनों के तीनों मार्बल इसमें रख दे पहली पॉकेट में, या फिर 3 अलग अलग करके रखे. तो ये कुछ ऐसा इसमें मेंशन नहीं था. सर फिर इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो सकती है. अगर मेंशन नहीं है, जैसे अभी हमने डिजिट्स वाला किया था, Yes, sir. रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैंने 1 यहाँ लिख दिया तो अब दूसरे डिजिट में यहाँ नहीं लिख सकता, मुझे आगे मूव करना पड़ेगा. यहाँ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन. Yes, sir. सर इसमें ऐसी कोई कॉम्बिनेशन आ सकती है कि 2 मार्बल एक पॉकेट में और 1 मार्बल एक में और 2 खाली. हाँ देखो, या तो ये होगा कि 1 मार्बल 1 पॉकेट, यानी एक पॉकेट Yes, sir. मार्बल रख दिया तो अब तुम नहीं रख सकते. Yes, sir. या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फिर कितने में कितने भी रख सकता है. तो जब उसने मान लो फर्स्ट में रख दिया मार्बल, तो अब जब सेकंड मार्बल रखने का ऑप्शन आएगा तब भी उसके पास चारों ऑप्शन फिर से ओपन है. Yes, sir. वो वापस इसमें भी रख सकता है या किसी और में एक रख सकता है. इसी तरीके से जब थर्ड मार्बल रखेगा तब भी उसके पास चारों ऑप्शन.
यानी आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 वेज। यस सर। यानी कितने पॉकेट्स में रख सकता है, पॉकेट में रखने के लिए 3 मार्बल कितने वेज पॉसिबल है, हाउ मेनी वेज 64। अगर 1 मार्बल 1 पॉकेट वाला हो जाता तो क्या होता, ये 4 है मान लो, पहले मार्बल के लिए तो उसके पास चारों ऑप्शन होते हैं, चारों पॉकेट में से किसी में भी रख सकता है, ठीक। लेकिन जब फर्स्ट किसी में रख दिया उसने, तो सेकंड मार्बल रखने के लिए उसके पास ऑप्शन कितने बचेंगे, 3। और सेकंड मार्बल मान लो उसने कहीं रख दिया, तो थर्ड मार्बल रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे। तो आंसर क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई 12 टू द 24, यानी कितनी वेज से वो रख सकता था 24, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, यानी कोई रिपीटिशन भी अलाउड है इसमें, तो इस तरीके से। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। There are 20 students in a class in which 15 boys and 10 girls. Class teacher can select either a boy or girl for class monitor. क्लास मॉनिटर सेलेक्ट करना है तो या तो किसी गर्ल को सेलेक्ट करेगी या फिर किसी बॉय को। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways this selection can be done, this selection can be done, कितने तरीके से ये सिलेक्शन हो सकता है। क्या होगा आंसर, बताओ सोच के। क्या होगा आंसर, फराज का तो आ गया, सही बताया है, और भी बताओ भी। देखो 25 स्टूडेंट है, इसमें से 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। सेलेक्ट करना है या तो बॉय या फिर गर्ल। बॉयज, देखो 15 बॉय में से 1 बॉय सेलेक्ट करना है, 1 बॉय आउट ऑफ 15 बॉयज। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 15 वेज। या तो फर्स्ट बॉय को सेलेक्ट करेंगे या सेकंड को करेंगे या थर्ड को करेंगे। तो कितने तरीके के सिलेक्शन पॉसिबल थे, 15। गर्ल के लिए 1 गर्ल आउट ऑफ 10 गर्ल्स, कितने तरीके से पॉसिबल है, 10 वेज। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि 15 इंटू 10 करना है या 15 प्लस 10 करना है, 150 वेज पॉसिबल है या फिर 25 वेज पॉसिबल, ये बताना है आपको सोच के। देखो इसमें क्या आएगा, प्लस 150। नहीं,
देखो बीच में क्या लगा हुआ है, और 15 बॉयज में से सेलेक्ट करना है और 10 गर्ल में से करना है। सर ऐसे नहीं करना है कि एक बॉय और एक गर्ल? नहीं नहीं, सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है। अच्छा, ओनली वन। ओके सर। फिर तो 25 होगा, कोई भी एक होगा प्लस। देखो एक चीज याद रख लो, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगी। जहां और वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है प्लस, और जहां एंड वर्ड होता है वहां पर होता है मल्टीप्लीकेशन। ये भी हम प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी डिस्कस करेंगे, तो याद रखना, और का मतलब प्लस होगा, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई। अगर सर अगर इस क्वेश्चन में एक बॉय और एक गर्ल की कॉम्बिनेशन बनानी होती एज अ क्लास मॉनिटर, फिर आंसर क्या होता? हाँ, अगर यहाँ आ जाता अ बॉय एंड अ गर्ल, हम्म। एंड लग जाता, तो ये मल्टीप्लाई। यस। अब बॉय और गर्ल है, या तो एक बॉय सेलेक्ट करना है या गर्ल करना है, तो क्या होगा, बॉय हम 15 वेज से select एडिशन। करते थे और ये 10, हम्म। यानी ये हो जाता सिंपल 25। 25। एंड होता यानी एक बॉय और एक गर्ल, तो हो जाता 15 इंटू 10 150। 150। अगर यहाँ एंड हो जाता तो एंड लगते ही क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, और है तो सिंपल प्लस। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन लिख लेते हैं। There are 3 stations A, B and C. 3 स्टेशन है A and B and C. 5 routes possible है. 5 routes from A to B possible है, and 4 routes from B to C. Find number of ways a person can go from A to C via B. मान लो दो, ये है A स्टेशन, ये है B और ये है C। तो A से B जाने के 5 रास्ते पॉसिबल है। मान लो ऐसे घूम के जा सकते हैं, शॉर्ट रूट है कोई, इससे एक बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से। ऐसे 5 ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है। B to C जाने के 4 पॉसिबल है। मान लो 1 2 3 और 4। अब किसी को A से C जाना है वाया बी होते हुए जाना है, तो कितने वेज पॉसिबल है? तो देखो पहले ध्यान रखो कि ए से बी जाना है। ए से बी जाने के कितने ऑप्शन है? 5। 5। बी से सी जाने के कितने हैं? 4। 4। अब वही चीज बतानी है, 5 इंटू 4 है या 5 प्लस 4 है? देखो ए से बी गया, मान लो ये वाले रूट से, मैंने पहला रूट लिया, ठीक। अब इस सर कितने ऑप्शन? 5 into 4 फर्स्ट वे के बाद कितने 20। पॉसिबल है? 4। इसी तरीके से मैं 2 सर 4। 4 3 से जाता तब भी 4। यस सर। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। 20। यानी कितने वेज पॉसिबल आएंगे? क्लियर है ये चीज?
Yes, sir. ठीक है, इसमें परम्यूटेशन वो फैक्टोरियल वगैरह का मैं फार्मूले यूज नहीं कर रहा हूँ, ये उनसे हो सकते थे डायरेक्ट। ठीक, तो ये क्लियर समझ लो कि देखो फर्स्ट रूट, एक रूट फिक्स करके देखा करो। मान लो इस फर्स्ट रूट से गए, अब हमें कितना ऑप्शन मिल रहे हैं आगे? 4। तो रूट 1 से जाने पे A to B, B to C मुझे ऑप्शन मिले 4। रूट 2 से जाऊंगा तब भी 4 मिलेंगे, रूट 3 से जाऊंगा तब भी 4 मिलेंगे, रूट 4 से जाऊंगा तब भी 4, रूट 5 से मिलेंगे तब भी 4। हर एक के लिए, इसके लिए 4 हैं, इस पे जाऊंगा तब भी 4 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 20। तो सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया 5 × 4 = 20। क्लियर ये चीज? इसमें देखो एक वर्ड यूज होता है फैक्टोरियल, समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके का साइन होता है, मान लो कोई नंबर लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 × 5 into 4 into 3 into 2 into 1. मतलब एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो इसकी वैल्यू जैसे मान लो कितनी आ गई, 5 4 20 60 123। जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, तो वो परम्यूटेशन करता मैं डायरेक्ट लिख सकता था 5 फैक्टोरियल, लेकिन ये फैक्टोरियल नहीं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा के ज़्यादा आसानी है, आप कॉन्सेप्ट समझो। तो इसको हम कहेंगे 120। ठीक, जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करते चले जाओ जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आता। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, और इन केस अगर कहीं पूछ ले तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है? 1। सर ये तो हम ट्रायंगल्स में भी यूज कर सकते हैं ना, जब हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर रहे होंगे। परम्यूटेशन काउंटिंग के लिए यूज होता है, नंबर ऑफ वेज तो वो डायरेक्ट यूज हो सकते हैं। जिनको आइडिया नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो वो डायरेक्ट जी सर। समझो, इसलिए मैंने इसी तरीके से समझाया। जिनको आइडिया है वो जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, तो फैक्टोरियल आप कर लो। यस सर। अब इसमें एक चीज आती है, सर्कुलर अरेंजमेंट जब होता है। मान लो 5 लोग हैं, A B C D E, 5 पर्सन है और 5 सीट्स हैं। उनको अरेंज कर रहा है हमने दो तरीके से, एक बार लीनियर अरेंजमेंट है और एक सर्कुलर है। नंबर ऑफ वेज बताने हैं तुम्हें, हाउ मेनी वेज, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है नंबर 1 वाले केस में और नंबर 2 केस में। यानी 5 लोग 5 सीट लीनियर बिठाए गए, यानी कि इस तरीके से एक लाइन में 1 2 3 4 5, या फिर सर्कुलर बिठाए गए, तो कितने वेज पॉसिबल है? तो देखो फिर से लीनियर पे आते हैं। पहले 5 पर्सन है, A B C D E। मान लो पहली पोजीशन मैंने बिठा दिया A, 1 2 3 4 5 थी। तो फर्स्ट पोजीशन पर 5 में से किसी को भी बिठा सकता हूँ मैं, A B C D E को। तो कितने ऑप्शन पॉसिबल है सबसे पहले के लिए, इस सीट के लिए? 5। 5। मान लो मैंने इस पे A को बिठा दिया। अब सेकंड वाली सीट, इस सीट के लिए कितने लोग बचे? 4। ये तो चला गया 4। ऐसी इस पर कितने बचेंगे? 3 2 1। 2 1। 3. यानी नंबर को डिजिट प्लेस पे रखो, लोगों को सीट पे रखो, किसी को भी पोजीशन पे, अगर 5 लोगों में 5 को बिठा, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। तो मैं आंसर पूरा निकालने की जगह सीधे लिख सकता था 120 की जगह 5 फैक्टोरियल। यस सर। अब
जब सर्कुलर बिठाएंगे तो क्या चेंज होगा? फर्स्ट का तो आंसर मिल गया मुझे 120 वेज, 5 फैक्टोरियल या फिर 120 वेज। सर्कुलर में क्या चेंज होगा? यही आंसर होगा या कुछ और आएगा? देखो सर्कुलर में भी 5 सीट्स है। यस सर। 1 2 3 4। ठीक है, इसमें अब देखो, अब तुम्हें 5 पर्सन है, फर्स्ट सीट है, देखो सर्किल और लीनियर में एक डिफरेंस होता है। सर्किल अगर मैं बना रहा हूं तो सर्किल के लिए मुझे बिठाने के लिए, अरेंजमेंट के लिए हमेशा पहली एक पोजीशन क्या करनी पड़ेगी? फिक्स। सर्किल जब भी मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा सर्कुलर, तो मुझे एक पोजीशन हमेशा क्या करनी पड़ेगी? फिक्स। अगर लीनियर में आंसर n फैक्टोरियल है तो सर्कुलर में आंसर होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो जब लीनियर बनाते हैं तो हमारी अरेंजमेंट फिक्स होता है, यस सर। साइड में 1 होता है, 2 इस तरीके से काउंटिंग होगी, इस तरीके से होगी, या फिर 1 2 3, दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। नॉर्मली हम यही फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्किल में क्या होता है कि मान लो ए इस जगह बैठा है, अगर मैं ए को इधर बिठा दूं, ए ई डी सी बी, तो देखो दो अरेंजमेंट में बना रहा हूँ सर्किल के। एक तो जो मैंने रेड से लिखा था पहले, रेड से ही लिख देता हूँ। ए ये लिया था मैंने, ए ई डी सी बी। एक मैं लिख रहा हूँ ब्लू से, ए डी ए ई डी सी बी। ये दोनों अरेंजमेंट सर्किल के हिसाब से सेम है बिल्कुल। देखो सर्कुलर अगर मैं देखूं तो ए पहले था, फिर ई था, फिर डी था, फिर सी था, फिर बी था। यानी इस तरीके से अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो क्या था? ए ई डी सी बी। ये जो मैं यस सर। लिख रहा हूँ देखो, ये अरेंजमेंट भी क्या है? सेम है। सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना? नहीं नहीं नहीं, क्लॉकवाइज नहीं। सर एक कॉम्बिनेशन में आप देखो सर्किल में जो प्रॉब्लम होती है, सर्किल में कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता, ये तो मैंने हाँ सर। बता दिया था। हाँ सर, फर्स्ट कहीं से भी ले सकते हैं। फर्स्ट मैं अगर यहाँ से शुरू कर देता हम्म। तब भी मेरे लिए ये जो पोजीशन थी ए ई डी सी बी, और मैं ए चाहे यहाँ से लिखता, ए सेकंड को बी कहता, ई कहता, फिर डी कहता, फिर सी कहता, फिर बी कहता। सर्कुलर अरेंजमेंट में ये दोनों सेम माने जाते हैं कि इस तरीके का अरेंजमेंट है या ये अरेंजमेंट है। देखो ए के बाद ई, यहाँ भी ए के बाद ई, क्लॉकवाइज। यस सर। यस सर। ये डी सी बी, इसमें भी वही अरेंजमेंट है। देखो ए के बाद ई। तो सर्किल में सिटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? किसी एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 फिक्स करके मैं किसी एक को पहले यहाँ बिठा दूंगा, ए को। अब अरेंजमेंट बनाने शुरू करूंगा। तो एक पोजीशन हमेशा सर्किल में क्या होती है? फिक्स हो जाती है। यानी 5 लोग हैं तो 5 में से एक की पोजीशन तो पहले मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, रेस्ट 4 को मैं रोटेट करूंगा, चेंज करूंगा। इसलिए इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल कहलाता है सर्कुलर। लीनियर में क्या होता है? n फैक्टोरियल।
तो इसका आंसर जैसे 5 फैक्टोरियल है लीनियर में, तो सर्किल में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो कितने वेज बचेंगे? सर सिर्फ लेकिन ये 24। सर लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि -1 क्यों कर रहे हैं हम। देखो 3 लोग समझो अभी, सिर्फ ए बी और सी ऐसे बैठे हुए हैं। यस सर। मैंने एक दूसरा बनाया सर्किल, मैंने अगर मैं ऐसे मूव कर दूं, यानी ए को इधर ले आऊं, बी को इधर ले आऊं और सी को इधर ले जाऊं, अभी भी अरेंजमेंट क्या है? सेम है। यस सर। क्यों? क्योंकि देखो अगर ए का फेस इधर है तो ये ए के क्या है, किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो मैं क्या कहूंगा? बी इज लेफ्ट ऑफ ए और सी क्या है? राइट। फेस इधर है अंदर की तरफ, तो इसका राइट साइड ये है। ए के राइट साइड पे सी है और लेफ्ट साइड पर बी है। इस अरेंजमेंट में आओ, इसमें भी सेम होगा। यस सर। ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो ए को अगर मान लो तुम ए हो और तुम्हारे जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में बैठे हैं वो दोनों पर्सन सेम रहे, तो तुम क्या कहोगे? ये भी अरेंजमेंट है। हाँ सेम अरेंजमेंट। तो इसीलिए सर्किल में हम हमेशा जब भी सर्किल या सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो पहले एक पोजीशन किसी की फिक्स कर देते हैं। हम ये कह देंगे कि ए यहाँ पर फिक्स है। यस सर। अब एक ऑप्शन ये है कि बी इधर आ सकता है, सी इधर। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सी इधर आ सकता है और बी इधर। यस सर। ये सिर्फ 2 वेज पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं लीनियर में देखता, 3 लोग हैं, 3 पोजीशन ए बी सी, तो मैं कह देता 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 6 वेज। देखो यहाँ ए को फिक्स करके बी और सी को बिठा सकता हूँ, या फिर सी और बी को। ऐसे यहाँ बी को लेके ए और सी के बीच में इंटरचेंज कर सकता हूँ, सी को लेके ए और यस सर। ये ऐसे 6 यस सर। अरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन सर्किल में यस आप समझ गए। एक को फिक्स करना ही पड़ता है। हाँ 3 फैक्टोरियल था तो ये यस सर। 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 यानी सिर्फ 2। ओके सर। हाँ सर। चलिए तो सर्किल पे पूछ लेते हैं कि कितने वेज पॉसिबल। तो जो नॉर्मल फैक्टोरियल होगा, पहले एक नंबर माइनस करते हैं। 5 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल निकालना, 6 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल, 1 माइनस करके। ठीक, जैसे कि यस कहा सर। जा सकता है इसमें कि 12 beads to form a necklace. How many ways पूछे हैं? तो इसमें एक चीज और आएगी, अभी इधर देख लेते हैं। The question. नेकलेस बनाना है, नेकलेस यानी सर्कुलर, 12 बीट्स हैं इस तरीके से, 1 2 3। ठीक है, तो 12 बीट्स यानी कि सर्किल में जब अरेंज करेंगे तो 12 माइनस 1 यानी क्या बन जाएगा? 11 फैक्टोरियल। ठीक, 12 बीट्स है यानी 12 पोजीशन का हम ऐसे ही बनाएंगे। बीट से मतलब मोती है मान लो एक। अगर सीधा होता तो आंसर क्या हो जाता है? डायरेक्ट 12 फैक्टोरियल। ये 12 बीट्स हैं, 12 पोजीशन पे रख के हमें बनाना है तो 12 फैक्टोरियल। लेकिन सर्किल है तो क्या मानेंगे हम उसे? 11 फैक्टोरियल, एक कम कर देंगे बस। लेकिन इसमें एक चीज और आएगी, इसे हम 2 से और डिवाइड करेंगे, यानी आंसर होगा ये 1 लिखा है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 कब होगा? जब देखो बीट्स हैं यानी मोती हैं,
तो मोती सारे क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो एक जैसे मोती में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पर्सन थे, बी और सी अलग अलग थे लोग। अगर ये दोनों सेम होते, आइडेंटिकल होते, तो क्या होता, चाहे बी को इधर बिठाओ या सी को इधर बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है, ये थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कॉन्सेप्ट, लेकिन सर्किल आया था तो मैंने कहा ये भी बता दूं। पहली चीज तुम्हें याद रखनी है, लीनियर अरेंजमेंट है, यानी एक लाइन में बिठाना लोगों को। तो n पर्सन है, n प्लेसेस पे बिठाना है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं n फैक्टोरियल। सर्कुलर अरेंजमेंट है, वही है फिर से, n पर्सन n प्लेसेस उनकी सीट है, उसमें आंसर हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक माइनस करके फैक्टोरियल निकालना। लेकिन अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है, n थिंग्स हैं, पर्सन तो मत लिखो, n थिंग्स हैं, n प्लेसेस हैं, लेकिन ये थिंग्स क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसी चीजें हैं, तो आंसर होगा डिवाइड बाई। तो खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये समझ लो एक बार कि लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर में दोनों में फर्क समझ लो कि n फैक्टोरियल है तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। Question. सरस, Like in the beginning of the class, you told us permutation is either multiplication, addition, and now you have introduced factorial. So even in case of factorial, we can still do the multiplication and addition way. फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन है, 5 फैक्टोरियल इज दिस। That I understand. So that I'm understanding. But then in the beginning, before you introduce factorial मल्टीप्लिकेशन or addition. ज्यादातर जगह यही यूज होती है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन बहुत कम जगह होता है, एडिशन सिंपल केसेस होते हैं बिल्कुल, और लगा होता है कि या तो ये करोगे या ये करोगे, तो कितने तरीके से हो सकता है, वो सिंपल हो जाता है केस। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन पे सवाल होते हैं। ये जो फैक्टोरियल आता है, ये मल्टीप्लिकेशन को ही हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाल ली लिखने की, उसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल। जैसे सिंपल मैं पूछूंगी, क्वेश्चन हमने शुरू में किया था कि 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर बनाने और हमारे पास 5 डिजिट है, तो कितने वेज से पॉसिबल है। तो मैंने कहा था कि इसको हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको 4 से, इसको 3 से, इसे 2 से, इसे 1 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये सब लिखने की जगह मैं क्या कह दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। तो वही मल्टीप्लिकेशन को ही हमने एक फॉर्म में लिख लिया है फैक्टोरियल की, और फिर वो यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज के होने की चांसेस, चांसेस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, कितना प्रोबेबल है ये होना। तो जो चीज़ें हमें याद रखनी, पहली चीज, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 या इसके बीच में कुछ हो सकती है। कभी भी लेस देन 0 यानी निगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल नहीं है ऐसा। और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं है। तो पहली चीज़ प्रोबेबिलिटी याद रखनी, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी 0 हमने पढ़ा था क्या होता है, इम्पॉसिबल होती इवेंट, यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी 0% चांस है अगर हम कहें। और प्रोबेबिलिटी 1 है तो
श्योर ही है, यानी 100% चांस है कि ऐसा ही होगा। जो हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में 100% करते हैं, उसी को हमने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में चेंज कर लिया, 0 और 1। तीसरा प्रोबेबिलिटी जो हम डिफाइन करते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी में हम निकालते हैं फेवरेबल केसेस, यानी जो पूछा है ऐसे कितने फेवरेबल केसेस बनना है, और नीचे नंबर ऑफ टोटल केसेस, कि टोटल केसेस कितने। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा। Yes, sir. अब जैसे हम आते हैं, इवेंट है हमारी सिंपल टॉस आ कॉइन। आउटकम क्या होगा, अगर किसी कॉइन को हम टॉस करें तो क्या आउटकम हो सकता है, या तो हेड आएगा, 2 या तो टेल। दो ही केसेस। अगर Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो दो केसेस में से फेवरेबल केस क्या है हमारा, हेड, यानी 1। नंबर ऑफ फेवरेबल केस है 1, टोटल केसेस कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसमें भी फेवरेबल केस क्या हो जाएगा टेल, यानी 1 केस, टोटल क्या है 1/2। तो देखो ये 1/2 का मतलब है डेसिमल में लिखूं 0.5 और परसेंटेज में लिखूं तो 50%, यानी 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है टेल आए। ठीक, अगर टॉस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दें, अब आउटकम क्या क्या होगा, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल, है। यही बनेगा सिंपल। अब अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगी, कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे वो कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड वाले कितने केस है देखो, एक तो ये है और एक ये है, यानी 2, और टोटल केसेस कितने हैं 4, 1/2। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कोई भी हेड ना हो, ना तो पहली कॉइन पे हेड हो ना ही दूसरी कॉइन पे हेड हो, तो वो कौन सा केस है फेवरेबल अब की बार, जब दोनों पे टेल है, ये हमारा फेवरेबल है। तो 4 में से कितने केस फेवरेबल है, सिर्फ एक, टोटल केस क्या रहेंगे, वो तो 4 ही रहेंगे। ठीक, तो ये 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, 2 टेल्स में कितने केसेस फेवरेबल होंगे, फिर से 1 ही, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे 4। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 0.5, 1/4 यानी 0.25, ये प्रोबेबिलिटी बता कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करें तो नो हेड, यानी कोई भी हेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0. अच्छा, इसमें अगर मैं कर देता 3 कॉइन, 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, तो इसमें कितने आउटकम बचेंगे, पहले तो ये बताओ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो जब एक बार हमने टॉस किया था तो कितने केसेस थे 2,
यानी 2 रेस टू द पावर 1। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जब 2 कॉइन की थी तो 2 रेस टू द पावर 2, जब 3 कॉइन करेंगे तो 2 रेस टू द पावर 3। यानी कितने आउटकम्स बनेंगे? 8। 8 आउटकम्स बनाने की कोशिश करो। पहला मैं लिखता हूँ, सिंपल होंगे। तीनों पे क्या आ गया? हेड। पहली कॉइन पे भी हेड है, दूसरे पे भी हेड है, तीसरे पे भी हेड है। अब देखो क्या हो सकता है कि पहले दोनों पे तो हेड हो, तीसरे पे क्या हो जाए? टेल। या फिर इस तरीके से हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। क्लियर? एक एक चेंज कर दिया मैंने। अब की बार 2 टेल करता हूँ, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और लास्ट क्या बचेगा? तीनों टेल। ये आ जाएंगे आउटकम्स। यस सर। ये पहली कॉइन का आउटकम लिख रहा हूँ मैं, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो पहला केस था कि तीनों पे हेड आया। दूसरे केस में क्या करा मैंने? इस पे टेल कर दिया, फिर इस वाले, फिर इस वाले पे टेल, फिर एक हेड 2 टेल, और फिर लास्ट में तीनों टेल। आ गई है? अब क्या? There's a table of doing this, right? Like for 2 outcomes, it is there. For 3, how to draw. कॉइन के 2 Let's show. या तो हेड होता है या टेल। अगर 1 बार टॉस किया है तो 2 रेज टू द पावर 1। अगर 2 कॉइन टॉस किए हैं तो 2 रेज टू द पावर 2, और 3 कॉइन की तो 2 रेज टू द पावर 3। I will show you what I'm asking is something else. Like we have this, this, and like this. So then accordingly we can make up the combinations. ये तो This is only if it is 2. Now if it becomes 4, हाँ, तो 4 के लिए फिर no, I mean, के अलावा और कोई आउटकम आ सकता है? 3 कॉइन के लिए कह रहे हो ना अभी तुम? yes. कॉइन में इसके अलावा कोई आउटकम नहीं बन सकता। या तो तीनों हेड होंगे, या 2 पर हेड होगा, 1 पर टेल होगा, या 1 हेड होगा, 2 टेल होंगे, या फिर तीनों टेल्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वही चीज, नो हेड, या फिर एग्जैक्टली 1 टेल, या फिर एट लीस्ट 1 हेड, या फिर एट मोस्ट 1 हेड, या फिर ऑल टेल्स। इस तरीके का कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। नो हेड, नो हेड के लिए हमारा फेवरेबल केस कौन सा है? ये नो हेड का मतलब है ऑल टेल्स। फेवरेबल केस है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड क्या हो जाएगी? 1:8, 1/8। वही हो जाएगी 1/। ऑल टेल्स और नो हेड एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल यानी सिर्फ 1 हो, ना तो 1 से ज्यादा हो, ना 1 से कम हो। तो 1 टेल वाले केसेस हमें देखने पड़ेंगे। कौन से हैं? ये है एक, तो एक ये है, और एक ये। 3/8। 3/8 एग्जैक्टली 1 टेल। 1 टेल सिर्फ इसमें है, एग्जैक्टली 1, सिर्फ 1 होना चाहिए। एट लीस्ट 1 हेड। अब देखो एक वर्ड यूज हुआ है, एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब
एक हेड एटलीस्ट होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी इसमें 1 वाला भी आ जाएगा केस, 2 वाला भी आ जाएगा और 3 वाला। तीनों केसेस हमारे लिए फेवरेबल है। या तो टेल 1 हो, या तो टेल 2 हो, या टेल 3 हो। 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो यही हम वही रुक जाएंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम सॉरी 1 हेड। तो ये हेड के लिए लिखेंगे हम, या तो 1 सर हेड। तो हाँ फिर इसमें 7/8 आएगा। हाँ, एटलीस्ट 1 हेड। अब हम देखते हैं कि हेड 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो देखो ये भी फेवरेबल है हमारे लिए, यानी ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी 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 है। ये फेवरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ हेड क्या हो गया 0। ये फेवरेबल नहीं है। तो टोटल फेवरेबल केसेस 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। एट मोस्ट 1 हेड। अब देखो दूसरा वर्ड यूज हुआ है, एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। इसमें यानी कौन सा केस आएगा, या तो हेड 0 हो, या फिर हेड 1 हो। 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम की लिमिट लगा देता है कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम की। तो एट मोस्ट 1 हेड मतलब ना तो हेड 2 हो ना ही 3 हो। 1 वाला ले सकते हैं और 0 वाला, मतलब कोई भी हेड नहीं हो तब भी चलेगा इसमें। तो अब फेवरेबल केस कौन सा होगा, देखो ये भी फेवरेबल है, 0 है इसमें हेड, और ये तीनों। यस सर। यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल है हमारे 4, और टोटल केसेस है 8। तो 1/4 यानी कि वो 4/8 यानी 1/2। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक हेड से ज़्यादा ना आए, 1/2। 2। बस तो ये सिंपल, एक बार जब ये आउटकम बन जाता है फिर तो तुम्हें देख के बताना है इनमें से क्या क्या हो सकता है। क्लियर। तो ये वर्ड का ध्यान रखना, अगर कहीं पूछा है एट लीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एग्जैक्टली यस सर। तो मतलब जो भी पूछा है वो 1 होना चाहिए। टेल है तो टेल इज इक्वल टू 1। सिर्फ यही केस फेवरेबल है, ना तो टी इज इक्वल टू 0 चलेगा इसमें, ना टी इज इक्वल टू 2 चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड है तो 1 वाला भी चलेगा, 2 वाला भी चलेगा, 3 वाला भी, 0 वाला नहीं चलेगा। एट मोस्ट में दोनों कम वैल्यूज वाले चलेंगे, इससे बड़ा वाला नहीं चलेगा। ठीक। नेक्स्ट जो पूछते हैं वो आता है डाइस पर। डाइस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक। 1 डाइस को हमने रोल किया, 1 डाइस को रोल करेंगे तो क्या आउटकम आ सकते हैं। जो डाइस होते हैं जैसे लूडो खेलते हैं, तो सर 6 आउटकम्स। ये 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल नहीं है। 2 डाइस को अगर रोल करें तो क्या होगा, आउटकम क्या होगा। देखो इसमें आउटकम कितने 6। तो अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो 6 6 आउटकम। अगर 2 डाइस को करेंगे तो 6 स्क्वायर 36, और 3 डाइस होंगी तो 6 क्यूब यानी 216। इतने आउटकम्स हो जाए। अब आउटकम बनाने हैं इसके, कैसे बनेंगे। देखो पहली डाइस पे मान लेते हैं हम 1 फिक्स कर दिया हमने। दूसरी डाइस पे 1 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। पहला केस ये हो गया। अगर 2 फिक्स कर दूं
तब भी यही चीज चलेगी, 6 आउटकम ऐसे आएंगे। 3 के साथ फिक्स कर दूं तो इसमें 6 आउटकम, 4 के साथ इसमें 6 आउटकम, ऐसे 5 1 और लास्ट में क्या आएगा 6 1 और इसमें बनेंगे। ये देखो इस लाइन में 6 6 6 6 ऐसे 6 6 करके क्या हो जाएंगे 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस फॉर्म में आएंगे जब हम क्या करेंगे, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? 36 आउटकम्स। यस सर। ये बनाने का तरीका है कि हमने पहली डाई पे 1 मान के फिर देख लिया कि सेकंड में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक के ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड केस में क्या करा, फर्स्ट डाई पे मान लिया हमने 2 और सेकंड में फिर 6 तक हो सकते हैं। इस तरीके से ये बनेगा। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। कितने आउटकम है ऐसे कि जब दोनों डाइस पे सेम नंबर है? देखो 1 1 2 2, ऐसी एक इसमें आएगा 3 3, इसमें आएगा 4 4, इसमें आएगा 5 5 और लास्ट है 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6। और पॉसिबल आउटकम जो भी टोटल आउटकम हो सकते हैं वो क्या है 36, यानी हम लिखेंगे 1/6। तो डबलेट यानी सेम नंबर डाइस पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। यानी 6 में से एक बार ऐसा पॉसिबल है। तो परसेंटेज में कम करें तो 16 पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगी। इतनी पॉसिबिलिटी है डबलेट आने की, 16.66। तो ये प्रोबेबिलिटी एक तरीके से रफ आपको आइडिया देती है किस चीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस है, किस चीज़ के होने के बहुत कम चांसेस है। तो 16% चांस है, यानी बहुत कम, 1/6 चांस है डबलेट आने का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूछे सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस बी 9। ये पूछ रहा है कि हमने 2 डाई रोल करी तो जो नंबर शो हो रहे हैं डाई के टॉप पर उनका सम 9 होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सम देखो 9 कैसे बन सकता है सम? 6 + 3। 6 + 3 9 है, ठीक है चलो। हाँ। 6 को 5 कर दो तो 5 + 4, यस सर। तो 4 + 5 आ जाएगा एक, और 3 + 6। यस सर। और भी कोई पॉसिबल है इससे? अगर नो सर। 6 से बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, 7 + 2 तो डाइस पे आ नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और 2 + 7 भी डाइस पे नहीं आ सकता। तो ये 4 केसेस जो हैं यही बन रहा है। यानी क्या है हमारे लिए? यहाँ जो आ रहा है देखो, ये 3 6 4 कॉम्बिनेशंस। 3 6 वाला, यानी ये, और यहाँ जो आया होगा एक 6, ये 2 फेवरेबल हैं। और 4 + 5, यानी यहाँ जो आ रहा है 4, 5 और 5, 4, ये 4 केसेस जो है हमारे फेवरेबल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे? 4/36, यानी 1/।
क्लियर यहाँ तक? तो ये डाइस के Yes, sir. क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आउटकम थोड़ा याद रखना है, किस तरीके से हम आउटकम बना सकते हैं जब दो डाइस की बात हो। वन में तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 ये है। चलो नेक्स्ट जो आता है वो पूछते हैं कार्ड्स के ऊपर। तो कार्ड्स का अगर आइडिया है थोड़ा बहुत, तो कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं इन अ पैक। किस तरीके से डिवीजन होता है इनका? 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। 26 फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 26 13 क्लब, 13 स्पेड। और ये सारे 13 किस तरीके से डिवाइड होते हैं इसमें? 1 तो किंग होता है, क्वीन, जोकर, और फिर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10। इस वन को हम कहते हैं एस भी कहते हैं। तो हर एक में चारों में यही डिवीजन होते हैं, यानी 52 कार्ड्स टोटल। 52 को दो पार्ट्स में, 26 रेड, 26 ब्लैक, हाफ हाफ कर लिया। फिर इसका हाफ किया, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, ऐसे ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पेड। अब ये चार जो कैटेगरी हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, इसमें इस तरीके से डिवीजन होता है। यानी एक किंग होता है, किंग ऑफ स्पेड हो गया, किंग ऑफ क्लब होगा, किंग ऑफ डायमंड होगा, किंग ऑफ हार्ट। ऐसी क्वीन, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट। ऐसी जोकर। और ये 1 2 3 4 5 6 10 नंबर 1 को हम एस पे यूज करते हैं। ये डिवीजन क्लियर? Yes, sir. अब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हम कार्ड, पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड? सिंपल है, रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो टोटल कार्ड तो नीचे हो जाएगा 52 और फेवरेबल, देखो रेड कितने हैं कार्ड? 26। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है? 26। ये हो जाएगा 1/2। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहे हैं ब्लैक किंग। ब्लैक किंग की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ये बताओगे? 2/52. तो ब्लैक में जाना है हमें। ब्लैक में दो किंग है, एक तो स्पेड का किंग है और एक ऐसी क्या होगा, क्लब का भी किंग होगा। तो 2 किंग है ब्लैक और टोटल कार्ड क्या है 50। तो 1/26। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछी फेस कार्ड। देखो ये तीनों जो होते हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं, इन पे फेस बने होते हैं, तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड। 12/52. इसके 3 हैं, स्पेड के भी, क्लब के भी 3 Hmm. होंगे, डायमंड के भी 3, हार्ट के भी 3। 12/52, 4 से 3/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2/52. दो क्वीन होंगी, एक डायमंड की क्वीन और एक हार्ट की क्वीन। Heart की coin. 2/52 वही 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ क्लब। प्रोबेबिलिटी रहे हैं 1/52. पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि किंग ऑफ क्लब निकले? 1/52. देखो किंग ऑफ क्लब का सिर्फ एक कार्ड है, तो Yes, sir. 1/52। तो ये तो नॉर्मल कार्ड पे इस तरीके से पूछ लेते हैं।
या फिर थोड़ा इसे हमें कॉम्प्लिकेट करना है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड two black cards fell down. Two black ace card fell down. ये कंडीशन पहले दी है कि पैक ऑफ कार्ड में से क्या हुआ, दो ब्लैक एस गिर गए नीचे. अब हमने निकाला देन व्हाट इज वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हमने बाहर निकाला. अब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड. किंग ऑफ स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सिंपल क्या हो रहा, कार्ड गिर गए इसमें से दो कार्ड, तो टोटल कितने बचे अब 50. तो हम नीचे क्या लिखेंगे अब 50. अब 52 नहीं लिखेंगे, 52 माइनस 2 करेंगे यानी कि 50. किंग ऑफ स्पेड 1/50. स्पेड वही रहेगा 1/50. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ये कितनी हो जाएगी? टोटल नीचे 50 रहेगा, दो कार्ड तो गिर ही गए. अब देखो ब्लैक कार्ड हमें देखना पड़ेगा. नॉर्मली कितने होते थे 26, यस सर. लेकिन दो गिर गए तो अब अब 24 होंगे. हम यूज करेंगे 24/50. तो 2 से काट देंगे तो 12/25. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस कितना होगा? सर 0, क्योंकि वो तो शायद पहले ही ड्रॉ किए थे. ये हो जाएगा 0, यस सर. क्योंकि ब्लैक एस इस बार है ही नहीं कोई भी कार्ड. दो ब्लैक एस होते हैं देखो, एक स्पेड का एस होता और एक क्लब का. वन एस यहाँ होता, वन यहाँ होता, दो होते हैं ब्लैक एस. दोनों गिर गए, पहले ही गिर गए वो, तो अब तो है ही नहीं कार्ड में. तो तुम कितने भी कार्ड निकाल लो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक एस निकले? 0. 0. इसी को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ब्लैक एस निकल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या रहते हैं कि इन अ बैग देयर आर 3 रेड balls, 4 black balls and 5 green balls. 3 टाइप की बॉल है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल? रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद रखना है. 3/11. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये बेसिक फार्मूला है, हर जगह यही लगता है, अपॉन यस सर. नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. जितने भी केसेस हो सकते हैं सब पॉसिबल, ये डिनोमिनेटर में आएगा. ये हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है. तो फेवरेबल केसेस देखो, हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? रेड बॉल. Red ball. 3 possibilities. 3 favorable cases. ये 3 जो बॉल होंगी रेड, ये हमारी फेवरेबल है. और टोटल कितनी?
3 + 4 3 + 4 + 5 11 अच्छा 12 6/2 यानी 1 यस सर 1/4 ठीक। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कहता मैं तो क्या हो जाता 4/12 1/3 तो हो जाता 5/2 ठीक। तो ऐसे टोटल निकाल सकते हैं। अच्छा यस सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल प्लस ग्रीन बॉल तीनों को मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए 1 आएगा 3/12 प्लस 4/12 प्लस 5/12 तो हो जाएगा 12/12 यानी 1। देखो ये प्लस है बीच में ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और देखो प्लस का मतलब है और ब्लैक बॉल और ग्रीन बॉल यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि या तो रेड बॉल निकले या फिर ब्लैक बॉल निकले या फिर ग्रीन बॉल निकले तो आंसर क्या होना चाहिए 1 क्योंकि इस बैग में 3 ही तरीके की बॉल थी या तो रेड थी या ब्लैक थी या फिर ग्रीन तो इन्हीं तीनों में से तो कोई निकलेगी या तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी या फिर ग्रीन निकलेगी तो तीनों की मिलके प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 का मतलब क्या है 100% यानी 100% या तो रेड बॉल होगी या ब्लैक बॉल होगी या फिर ग्रीन बॉल होगी यस सर बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी नंबर ऑफ उस पर पूछ लेते हैं जो आप पहले कर भी चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर याद था ये क्या था 2 केसेस में निकालते हैं हम ऑर्डिनरी में और लीप ईयर तो देखो पहले ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज यस सर 365 को हमने डिवाइड किया 7 से तो हमें मिला 52 वीक्स प्लस 1 डे यानी 52 वीक्स होंगे और 1 डे होगा 52 वीक्स है तो वीक के सारे डेज 52 होंगे तो 52 संडे तो होने ही होने यार ऑर्डिनरी ईयर में अब बचता है 1 डे यानी जो हमारी की चीज है वो है 1 डे अब ये 1 डे वीक में से कोई सा भी दिन हो सकता है या तो संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है या ऐसे सैटरडे का यानी कितने पॉसिबल केसेस हैं 7 हमें क्या चाहिए फेवरेबल क्या है हमारे लिए संडे यानी ये दिन कौन सा हो संडे तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या है 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज किसी ऑर्डिनरी ईयर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/7 क्लियर यहाँ तक ये याद हो कैलेंडर वाले टाइम में किया भी था हमने क्वेश्चन सेकंड में आते हैं लीप ईयर लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं 1 डे एक्स्ट्रा होता है 29 होते हैं फरवरी में डेज अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचा 52 वीक्स प्लस 2 डेज अब कितने दिन एक्स्ट्रा है 2 तो 52 संडे तो फिक्स हो गए अब इन 2 डेज की बात करेंगे हम तो 2 डेज जो हो सकते हैं वो क्या होंगे तो
तो 2 डेज इस तरीके से होंगे। अगर पहला दिन संडे है तो दूसरा क्या होगा, मंडे। पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे है तो फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, और सैटरडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, संडे। ये क्लियर है यार? ये केसेस बनेंगे। 366 में 52 तो पूरे वीक्स हो गए कंप्लीट, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ये 2 दिन इन्हीं 7 केसेस में से कुछ हो सकता है। या तो पहला दिन संडे होगा तो दूसरा मंडे हो जाएगा, पहला मंडे होगा तो दूसरा ट्यूसडे, इस तरीके से। अब इसमें हमारे लिए फेवरेबल कौन कौन से हैं, देखो इसमें संडे आ रहा है और ये नीचे संडे आ रहा है, यानी 2/7। टोटल 7 में से फेवरेबल केसेस कौन से हैं, 2। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी किसी ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे हो 1/7 होती है, और लीप ईयर में हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/7। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अब थोड़ा इस पे मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ इसे आगे। क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that any random year has 53 Sundays। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब आंसर बताना है क्या होगा। देखो इसमें क्या चेंज हुआ, रैंडम ईयर आ गया, एनी रैंडम ईयर। रैंडम यानी अब तुम्हें ये नहीं पता कि ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप लीप ईयर। ईयर। तो देखो अब 2 केसेस होंगे, सॉरी, रैंडम ईयर में 2 केसेस आएंगे, या तो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर लीप ईयर। ठीक, ऑर्डिनरी ईयर की हो जाएगी 1/7 प्रोबेबिलिटी, लीप ईयर की हो जाएगी। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें इसमें 53 संडे रैंडम ईयर, तो देखो या तो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। हमने लगा ली बीच में और, ऑर्डिनरी ईयर या फिर लीप ईयर। अच्छा, ऑर्डिनरी ईयर सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कोई सा ईयर तुम्हें सेलेक्ट करना है और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ऑर्डिनरी ईयर हो, तो कैसे निकालोगे? देखो लीप ईयर क्या होता है, फोर्थ ईयर होता है रिपीटिशन। यस सर। यानी अगर मैं कोई भी रैंडमली 4 इयर्स ले लूँ, मान लो कि 1701, 1702, 1703, 1704, तो इसमें कोई ना कोई एक क्या होगा, लीप ईयर होगा। यस सर। Ordinary। 1/4। इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 3/4 इंटू ऑर्डिनरी ईयर और 1/4 इंटू लीप ईयर। 4 इंटू 1/7 प्लस 1/4 इंटू 2/7।
ये क्या आ गया इसका? देखो इसमें थोड़ा दो जगह हमने प्रोबेबिलिटी का यूज किया। एक तो हमने ये देख लिया कि 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता चल गई, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1/7, लीप ईयर में 2/7। लेकिन कोई भी ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बात की क्या चांसेस हैं कि वो ऑर्डिनरी ईयर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। यानी ये जो चीज़ मैंने लिखी है, मैंने ये लिखा है कि ईयर जो सेलेक्ट हुआ है वो ऑर्डिनरी ईयर है और उसमें 53 संडेज है। यहाँ मैंने वर्ड यूज किया एंड। ईयर सेलेक्टेड इज ऑर्डिनरी ईयर एंड 53 संडेज। तो एंड की वजह से यार मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया 3/4 इंटू 1/7 और लीप ईयर इज सेलेक्टेड एंड इट हैव 53 संडेज। तो 1/4 इंटू 2/7 ये हो गया 5/20। इसका करेक्ट आंसर होगा 5/28। तो डेज में खैर इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछ सकते। नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर का पूछ लेते हैं, वो 1/7 है, याद कर लो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। लीप ईयर और रैंडम के पूछ लिया तो फिर इस तरीके से होगा 5/28 याद रख सकते हो। ये चीज सिर्फ संडे के लिए नहीं है, 53 मंडे पूछे, 53 ट्यूसडे पूछे, कोई सा भी डे पूछे, सबके लिए आंसर क्या होगा? ठीक है। यस सर। तो आज का कुछ रीजनिंग का जो पार्ट बचा था वो नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे। आज टाइम यस सर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ एग्जाम में शायद ये पूछते भी नहीं है, लेकिन जामिया में एक्चुअली सिलेबस ही रहता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 मंडे संडे, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लो तो ये यस सर। solve हो जाता है। ठीक है, हम्म। ठीक है, फिर आज क्लास